चलिए अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है कंसोलिडेशन का। समझ लो ऑफिशियली आज से हम शुरू कर रहे हैं कंसोलिडेशन। तो कल हमने एक क्वेश्चन किया था कंसोलिडेशन की ना बेसिक्स हाउ नाउ को जानने के लिए। कल हमने थोड़ी सी बातें पढ़ी थी कि ग्रुप क्या होता है। हमने पढ़ा था पेरेंट, आगे उसकी सब्सिडरीज और सब्सिडरीज की सब्सिडरीज को मिला के जो होता है ना उसे कहते हैं ग्रुप है ये। ठीक है। और एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी तब बनती है जब हम उसको 51% ओन कर रहे हो, एटलीस्ट 50% से ज्यादा ऑन कर रहे हो। ठीक है। या हम 50% से ज्यादा ऑन कर रहे हो या फिर हम उसको 45% 40% से लेके 50% तक ऑन कर रहे हो, लेकिन मिसाल के तौर पर हमने 45% ऑन किया हुआ है, कोई और बंदा है उसने 10% ऑन किया हुआ है और बाकी बंदे हैं उन्होंने 45% ऑन किया हुआ है, ये पूरी 100% बन जाएगी ना। ये हम है एबीसी लिमिटेड, हमने ये 45% ऑन किया हुआ है। एक और कंपनी है उसका नाम जीटा लिमिटेड है, उसने 10% ऑन किया हुआ है एक कंपनी को, और अल्फा लिमिटेड ने 45% ऑन किया हुआ। तो अब सवाल ही पैदा ये होता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कौन करेगा, यहाँ पे पेरेंट किसको मानेंगे। अगर कोई और कंपनी जिसकी होल्डिंग है एक कंपनी के अंदर, वो हमसे एग्री हो जाए कि भाई, वो हमसे एग्री हो जाए कि जब भी एजीएम होगी, आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो उसमें आपको वोटिंग राइट्स हम अपने दे देंगे, यानी कि हम आपके हक में वोट करेंगे, एबीसी लिमिटेड के हक में वोट करेंगे। ऑल दो हमारे पास ऑनरशिप 45% है। ठीक है। लेकिन हमारे पास ये एक एविडेंस है कि ये जीटा लिमिटेड जो है ना, ये जीटा लिमिटेड हमें क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, हमारे हक में वोट देगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी वोटिंग पावर 55% बन गई है। तो जब भी हमारी ये वोटिंग पावर 55% पे चली जाए तो हम कहेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, कंसोलिडेट। तो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कौन करेगा, ये पेरेंट कंपनी बन जाएगी। ठीक है। ये पेरेंट कंपनी नहीं बनेगी। हाँ, अगर इसने वोटिंग राइट इसको दे दी अपने, तो फिर ये कंसोलिडेशन करेगी और हम इसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे। ये बात समझ आती है। जी सर। तो ये उसका मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है, इसके ऊपर भी हम सवाल करेंगे कि अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे। तो बहुत बेसिक सी बात होती है। तो ग्रुप पढ़ लिया था, उसके बाद हमने देखा था कि कौन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा और कौन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा। सेपरेट और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके अलावा फिर हमने मजीद पढ़ा था पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं, मतलब कि सब्सिडरी को एक्वायर करने के बाद जो हमने उससे कमाया है ना, वो हमारा होता है। अच्छा, अब हम ना, ये हमारा पिछले सवाल की कंटिन्यूटी है। ठीक है, समझ लो पिछले सवाल का ये दूसरा साल है, सेकंड ईयर है पिछले साल का। तो ये समझ तब तक नहीं आना था जब तक पिछले सवाल को सामने नहीं रखना था आपने। मैंने बताया था कि हम बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पढ़नी है, हमारे सिलेबस में है। कंसोलिडेटेड पीएनएल हमने पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस के अंदर है। और अगर हमने कोई सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, हमारी कोई सब्सिडरी थी और वो हमने बेच दी है, उसकी भी हमने कंसोलिडेशन पढ़नी है। तो ये तीन चीजें हमने पढ़नी है। हमने शुरू किया अपनी बैलेंस शीट अप्रोच को। ठीक है। इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों से हमारी पीएनएल अप्रोच शुरू हो जाएगी, और एक दिन में सबसे ये जो लास्ट वाली है ये करवा के तो हमारी कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगी। आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम पोर्शन को कवर अप करने। तो शुरू करते हैं। मैंने क्या, अगर आप बैलेंस शीट अप्रोच यूज कर रहे हो ना, तो बैलेंस शीट में आपने चीजों को लाइन, जितने भी लाइन आइटम्स है ना, उनको लाइन बाय लाइन ऐड कर देना है। लाइन बाय लाइन ऐड, यानी कि ये है पेरेंट कंपनी, ये है सब्सिडरी कंपनी। इस, अगर हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम कहेंगे पेरेंट के एसेट भी हमारे, सब्सिडरी के एसेट भी हमारे। तो हमने क्या कर दिया, पी प्लस एस। एसेट्स के लिए हमने क्या कर दिया, पी प्लस एस, पेरेंट और सब्सिडरी के एसेट्स को जमा कर दिया। फिर कोई इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की हुई है, इसका जवाब हमें कल मिला था कि ये इन्वेस्टमेंट, अब हमने सब कुछ सोचना है ग्रुप के एंगल से, कि पहले तो ये अलग अलग थे, इसकी अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूर आएगा कि इसने किसी एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है 3 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है। ठीक है। पेरेंट की अलग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लाजमी लिखा हुआ आएगा, और हमें नजर भी आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब ये एक ग्रुप बन जाएगा, ये दोनों मिलके एक एंटिटी बन जाएंगी, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट जो हमने सब्सिडरी के अंदर की होती है, हम इसको काट देंगे, यहाँ से इन्वेस्टमेंट को काट देंगे, और यहाँ से हम शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल भाई किसको इशू किया हुआ है, ये किसको इशू किया हुआ है, ये तो खुद को इशू किया हुआ है, इसको भी काट दो। प्लस ये रिजर्व, ये रिटेन अर्निंग किससे कमाई है, ये भी खुद से कमाई है।
तो नेट में एसेट में भी डिक्रीज आ जाएगा और इक्विटी में भी डिक्रीज आ जाएगा, तो हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली, वरना हमारी डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हमने कल ये असूल लिख लिया था कि इन्वेस्टमेंट अगर हमने सब्सिडरी के अंदर किया वो भी काट दो, और सब्सिडरी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं और सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, इसको भी हम कट ऑफ कर देंगे। अच्छा, हमने इसके एसेट्स को लाइन बाय लाइन ऐड कर दिया, इस इन्वेस्टमेंट को हमने काट देना। ये करंट एसेट हमारे हैं और सब्सिडरी के भी हमारे हैं, तो ये भी हमने ले लिए थे। ये शेयर कैपिटल पेरेंट का, ये भी हमने ले लिया था, इसको हम लेके गए थे वर्किंग नंबर 1 के अंदर, ठीक है। पेरेंट के रिजर्व यहाँ पे हम कहेंगे कि पेरेंट के रिजर्व भी हमारे हैं और सब्सिडरी के रिजर्व भी हमारे हैं, तो हमने यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजर्व्स निकाले थे, जिसको हमने ग्रुप रिजर्व का नाम दिया था। प्लस हमने लाइबिलिटीज निकाली थी कि हमारी लाइबिलिटी भी हमारी है और सब्सिडरी की लाइबिलिटी भी हमारी है। तो इसको करने के लिए हमने जैसे अप्रोच यूज की थी, हम उस अप्रोच की तरफ चलते हैं जो हम हमेशा सवाल के अंदर हम लगाया करेंगे। सबसे पहले हमारी वर्किंग हुई, वर्किंग नंबर 1 नेट एसेट्स की। ठीक है, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, ठीक है, एट एक्विजिशन डेट के ऊपर, एट रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारे पास शेयर कैपिटल और उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर कैपिटल सब्सिडरी का कितना है, 1,26,000, और हमने कहा था कि शेयर कैपिटल के अंदर अमूमन कोई चेंज नहीं आता, तो हमने रिपोर्टिंग डेट पे भी हमने कोई शेयर नहीं इशू किया, तो यही शेयर कैपिटल नजर आ रहा होगा किताबों में। रिटेन्ड अर्निंग्स, याद करो एक्विजिशन डेट के ऊपर हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी, क्वेश्चन नंबर 1 में जाके मिलेगी, क्योंकि हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया था। अगर पिछला सवाल आपको याद हो, ये पिछले सवाल की कंटिन्यूटी है। इस सब्सिडरी को हमने 31 दिसंबर 2020 पे एक्वायर किया था, उस वक्त इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स थी 1,74,000, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। जी। एक्विजिशन पे इसकी रिटेन अर्निंग थी 1,74,000, और आज हम जिस दिन खड़े हैं 31 दिसंबर 2020, अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि एक्विजिशन किस दिन हुई थी, 31 दिसंबर 2020 पे एक्विजिशन हुई थी, और आज हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2021 के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। 31 दिसंबर 2021 पे क्या है इसकी रिटेन अर्निंग, ये हमें दी है 279,000। तो इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 लाख, और इसका टोटल करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा आ गया 4,05,000। ठीक है, तो एक्विजिशन से लेके अब तक सब्सिडरी की इक्विटी के अंदर क्या आया, ग्रोथ आई है, और वो ग्रोथ कितनी आई है जी, वो ग्रोथ आई है 1,05,000 की। इस 1,05,000 के दो मालिक है, एक तो पेरेंट मालिक है और एक एनसीआई मालिक है। अगर कोई एनसीआई हुआ तो हमने आके सवाल में पढ़ा कि लास्ट ईयर अल्फा ने एक्वायर किया था 100% शेयर, तो हम ही 100% मालिक हैं। इस 1,05,000 के 100% मालिक कौन है, हम। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स। एक्वायर करने के बाद जो हमने सब्सिडरी से कमाया वो हमारा है। वर्किंग नंबर 2 क्या करते होते थे हम, सवाल नजर आ रहा है, जी जी। बराबर में वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 थी हमारी गुडविल, और मैंने बताया था कि गुडविल कैसे निकलती है, कि भाई आपने कितने का खरीदा है, कंसिडरेशन जो आपने पे की है उसको एक्वायर करने के लिए, तो कंसिडरेशन यहाँ हमारे पास लिखी हुई है कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है आपने, तो हमने कहा कि हमने यहाँ 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की कंसिडरेशन, और उसके नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट के ऊपर उसके नेट एसेट्स की क्या वैल्यू थी। ये तो हमने पैसे दिए थे और ये उसकी वैल्यू कितनी है जी, 3 लाख रुपए उसकी वैल्यू है। 3 लाख की चीज हमने 3 लाख की ले ली, तो गुडविल के बारे में हमने कोई पैसे नहीं पे किए। फिर हमारे पास आ गई थी वर्किंग नंबर 3, ग्रुप रिजर्व्स। हमने कहा था कि जो पेरेंट के ग्रुप रिजर्व, पेरेंट की जो रिटेन अर्निंग्स है वो भी पेरेंट की है। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स कितनी दी है हमारे पास जी, 5,60,000। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स 5,60,000 भी पेरेंट की है, प्लस जो सब्सिडरी से उसने पोस्ट एक्विजिशन सब्सिडरी से कमाया है वो भी पेरेंट का है।
यानी कि ये 1,05,000 ये पढ़ा था ना हमने कल तक। जी तो हमारे पास आ गया 665,000। फिर हमने कहा था कि हमारी चौथी वर्किंग होती है एनसीआई भाई की, तो अभी तक एनसीआई भाई आए नहीं है, तो उनकी वर्किंग भी यहाँ पे नहीं ओपन होगी। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने अपनी बैलेंस शीट बना लेनी है। तो हम यहाँ आए और हमने अपनी बैलेंस शीट बनाना शुरू की। ये हमारी बैलेंस शीट बन रही है, कौन सी? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रही है। तो बस आइटम्स को लाइन बाय लाइन ऐड करते जाओ आपके पास। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सब्सिडरी का भी हमारा और पेरेंट का भी हमारा कितना जी? 870 को जमा कर दो आप 365 में। 1,2,3,5,000। एक छोटी सी चीज यहाँ गुडविल आनी है, जिसकी हमने लाइन छोड़ दी, आज नहीं आई तो आने वाले जमाने में वो आएगी। तो गुडविल कोई नहीं है, वो भी हमारा नॉन करंट एसेट होती है। ठीक है, तो हमने ये नॉन करंट एसेट बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इसको तो हमने काट दिया था, इसको नहीं लेना होता। हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया है, इसको भी हमने ले लिया। ठीक है, काट के यहाँ पे ले गए थे हम एक्विजिशन पे। फिर हमारे करंट एसेट हमारे हैं और सब्सिडी के करंट एसेट भी हमारे हैं, तो हमने यहाँ जमा करके लिख दिए। कितने दी? 140 जमा 106। ठीक है, तो ये बन जाएंगे 245, 245। तो ये आ जाएगा 1,480,000। फिर इसके बाद जी ये भी हमने ले लिया। पेरेंट का शेयर कैपिटल कितना जी? 600। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हमारे ग्रुप रिजर्व्स। ग्रुप रिजर्व्स कितने निकले थे जी हमारे? 665 प्लस हमारी लाइबिलिटी भी हमारी, सब्सिडी की लाइबिलिटी भी हमारी। तो यहाँ हम लिख देंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का टोटल आ जाएगा हमारे पास 215,000। और ये बना कैसे है? 1,50,000 में हमने जमा किए हैं 65,000। तो अब हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ये बन जाएगा 1,480,000। तो यहाँ तक कोई चीज ना समझ आई हो तो पूछ लो। नहीं सर आगे। चलो शाबाश। अब हम आते हैं जी गुडविल की तरफ। गुडविल क्या होती है? इस बात को ना जरा गौर से समझना अच्छे तरीके से। देखो, ये एक है पेरेंट कंपनी, ठीक है, ये एक है सब्सिडरी कंपनी। हम ना अच्छी सी एग्जांपल ले लेते हैं। ये है यूफोन कंपनी और ये है पीटीसीएल कंपनी। पीटीसीएल कंपनी वैसे भी नॉर्मली पेरेंट कंपनी है यूफोन की। ठीक है, तो जब पेरेंट कंपनी इसको पीटीसीएल यूफोन को खरीदने गई ना, तो जैसे आम आम अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो, आप मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो, आप मोटरसाइकिल को खरीदने गए, आप एक बंदा, ठीक है, और ये मोटरसाइकिल खड़ी है और वो बंदा खड़ा है। आप गए, आपने उसकी कंडीशन वगैरह चेक की, आपने कहा यार ये जो मोटरसाइकिल है ना, बंदा कहता है कि ये मोटरसाइकिल है मेरे ख्याल से 65,000 रुपए की है, 65,000 रुपीज की। जो इसकी हालत है ना, मैकेनिक ने बताया, यहाँ पे एक हमने एक्सपर्ट खड़ा किया हुआ था मैकेनिक, उसने कहा कि इसकी हालत देख के ना, जितनी ये चली हुई है, जैसी इसकी कंडीशन है, ये सब कुछ देख के ऐसा लगता है कि इसकी हालत ना बताती है कि इसकी बुक वैल्यू ये 65,000 रुपए की है, जैसे अकाउंटेंट बता देता है ना, तो इसकी बुक वैल्यू 65,000 रुपए है मेरे ख्याल से। तो कभी क्या ऐसा होता है कि जितने की बुक वैल्यू उतनी की चीज बिकती है? नहीं। यही मार्केट में हम लेके गए बाइक, तो वहां पे लोग अच्छे खड़े थे, कोई पागल से खड़े थे, उन्हें बाइक बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा यार ये 65,000 की है, हम आपको इसका 75,000 दे देंगे। मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी? हम 75,000 दे देंगे, हमें बहुत प्यारी लगी है बाइक। ठीक है, अब ये आपकी मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट में जो वैल्यू लगी है उसकी। ठीक है,
तो हो सकता है किताबों में हमारे पास एक चीज नजर आ रही हो 65,000 की, हम उसको मार्केट में जाके बेचें तो महंगी बिके, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है, ऐसे ही होता है अमूमन। तो ये जो 10,000 पे हमें, ये 10,000 पे इसके ऊपर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये किस चीज की वजह से मिल रहा है? ये ना जी गुडविल की वजह से मिल रहा है। अब इसको ना बिजनेस की बात की वजह से समझाता हूँ, यहाँ ना आपको समझ थोड़ी कम आई होगी कि सर मोटरसाइकिल की क्या गुडविल होगी। हम पूरे का पूरा यू फोन खरीदने गए, पूरा यूफोन, यूफोन के अंदर यूफोन की तमाम बिल्डिंग्स होंगी, तमाम तमाम एसेट्स होंगे, तमाम लाइबिलिटीज होंगी, तमाम इक्विटी, हर चीज यूफोन की मिला के ना, हर चीज यूफोन की मिला के, पूरी की पूरी यूफोन की सब चीजों को मिला के हमने कहा कि बुक वैल्यू ऑफ यूफोन का जो बिजनेस है ना, उसकी बुक वैल्यू, किताबों में जो वैल्यू आ रही है ना यूफोन की, बुक वैल्यू ऑफ यूफोन की, वो आ रही है, अल्लाह आपका भला करे, 500 रुपए। ठीक है, 500। अगर बुक हम यूफोन की बिल्डिंग बेचें, यूफोन के एसेट्स बेच दें, यूफोन के फिक्सचर फिटिंग्स प्लांट मशीनरी व्हीकल्स, हर चीज यूफोन की सैटेलाइट जितनी भी उन्होंने खरीदी हुई है ना, सब कुछ बेच देना, तो हमें 500 रुपया जो है ना, वो सारे के सारे 500 रुपए की मालियत के हैं, यानी डेप्रिशिएट होने के बाद सारी चीजें जितने पर नजर आ रही है किताबों में, कितने की नजर आ रही है? 500 रुपए की। लेकिन जब कोई बंदा खरीदने आएगा, यूफोन का बिजनेस पीटीसीएल खरीदने आया है, पीटीसीएल खरीदने आया यूफोन का बिजनेस, तो वो आके क्या कहेगा कि भाई ये बेशक बुक वैल्यू है, इसकी फेयर वैल्यू जो है ना आपकी नेट एसेट्स की, ये 600 है, मतलब मैं आपको 600 रुपया दूंगा। हमने कहा हमारी किताबों में तो नजर आ रहे हैं एसेट्स 500 के, तो भाई आप 600 रुपए किस चीज के दे रहे हो हमें, किस मद में दे रहे हो? वो कहेगा यार आपका एक नाम तो है ना, आपका एक नाम है, ब्रांड नेम है यूफोन का। अगर हमने यूफोन खरीद ली तो लोग बस ये देखेंगे कि भाई यूफोन है, ये यूफोन की सिमें खरीदो, यूफोन को रीलोड करवाओ, इनके पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। तो अपने ब्रांड नेम की वजह से, अपने ब्रांड नेम की वजह से वो 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे। तो ये जो है ना, अगर मैं कहूँ कि फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, बात समझ आ रही है? जी जी। बात को ना मैं और आसान करता हूँ। सारे एसेट्स लाइबिलिटीज हर चीज की हमने ना बुक वैल्यू निकाली, और हमें पता लगा कि पूरे बिजनेस की बुक वैल्यू 500 रुपए। फिर हम मार्केट में गए, हमने कहा ये तो बुक वैल्यू है, हमने मार्केट में से मंगवाया एक बंदा एक्सपर्ट, उसने आके कहा कि आपके एसेट तो बहुत अच्छी हालत में पड़े हैं सर, क्या बात है, ये बेशक किताबों में 500 के नजर आ रहे हैं, मार्केट में अगर अभी अभी बेचने जाओगे ना आप, तो आपको 600 रुपए के बिक जाएंगे ये। बेशक ठीक। आपकी किताबों में 500 के नजर आ रहे हैं, आपके मार्केट में 600 में बिक जाएंगे। तो हमने कहा अच्छा जी, ये तो होगी बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, कि मार्केट में अगर ये बेचने जाए तो कितने के बिकेंगे। फिर एक पीटीसीएल हमारे पास आया, उसने कहा कि भाई तुम अगर मार्केट में 600 रुपए के बेच दोगे ना अपने एसेट, तुम्हारे बिक सकते हैं, मैं तुमसे पूरे का पूरा बिजनेस जो है ना, पूरे का पूरा बिजनेस तुमसे खरीद लेता हूँ 740 रुपए का। तो अब हमारी किताबों में पूरे एसेट्स की औकात है 500, मार्केट में बेचने जाए तो हमें मिलेंगे 600, लेकिन एक बंदे ने आके ये पूरे का पूरा बिजनेस हमसे कितने का खरीद लिया? 740 रुपए का। तो एक चीज बिक सकती है मार्केट में 600 रुपए की, लेकिन कोई हमसे आके खरीद रहा है उसको, कोई हमसे आके उसको खरीद रहा है कितने का? 740 का। तो वो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे कर रहा है हमें, कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा 140। है? इसको 680 कर लो। अब हमें वो कितने पैसे पे कर रहा है एक्स्ट्रा? 60। जी, 60। 60 रुपए ना। तो वो 60 रुपए हमें किस चीज के पे कर होगा? भाई ये जो 60 रुपए आपको मिल रहे हैं, ये आपके ब्रांड नेम की वजह से मिल रहे होंगे, कि यूफोन का एक नाम है, कस्टमर भाग के आता है, तो यूफोन की बनी बनाई ब्रांचें हैं, यूफोन के पास बने बनाए एसेट्स पड़े हैं, यूफोन एक पूरा वर्ल्ड वाइड माना जाना एक नाम है, यूफोन को अवार्ड मिले हुए हैं। आप जिसने भी यूफोन खरीदा, बस उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, उसके पास तो कस्टमर की कस्टमर लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, उसके बाद कस्टमर का इतना सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो ये जो हमने 60 रुपए एक्स्ट्रा पे किए ना, हमने ये गुडविल की मद में पे किए हैं। तो अब हमें पता लगा कि हमारी जो गुडविल होती है ना,
वो क्या होती है पूरी कहानी का ना नटशेल ये है कि किताबों में बिजनेस की पूरी किताबों वाली वैल्यू है 500, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस है 500 रुपया। लेकिन अगर ये पूरे का पूरा बिजनेस अभी मार्केट में जाके बेच दो, किसी बंदे को ना बेचो, मार्केट में जाके बेच दो, तो 680 रुपए के ये हमारे सारे एसेट लाइबिलिटीज हर चीज बिक जाएंगी। लेकिन एक बंदा हमसे 740 रुपए का ले गया, तो गुडविल की मद में तो उसने हमें 60 रुपए दिए ना। ये ना करना कि बुक वैल्यू और इसका डिफरेंस ले लो। तो गुडविल डिफरेंस होती है हमारी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और हमारी फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। यानी ये फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब जो बंदा हमें कंसिडरेशन दे के गया है, जितना हमें पे करके चला गया है। गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ आया? जी सर, आगे सर। तो हम कहेंगे कि हमारी गुडविल होगी 680 में से अगर हम 740 माइनस कर दें या इसको रिवर्स कर लो, ठीक है, तो गुडविल आ जाएगी हमारी ये, पॉजिटिव ही करो इसको, 740 में से माइनस कर देंगे 680, तो हमारी 60 रुपए की आ जाएगी गुडविल। अब हम जो पेरेंट कंपनी है ना, वो पेरेंट कंपनी क्या करेगी, वो करेगी, पेरेंट कंपनी दो किताबें बनाती है, एक सेपरेट बुक्स बनाती है अपनी और एक कंसोलिडेटेड बुक्स बनाती है। हम्म, अब वो पता क्या करेगी, वो कहेगी सेपरेट बुक में तो एंट्री करेगी, सेपरेट बुक्स में तो हमें इजाजत होती है कि हमने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम दिखाएं। तो हम कहेंगे कि हमने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से की है, हमने हमने 740 की कंपनी खरीदी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। सेपरेट बुक्स में गुडविल कभी भी नजर नहीं आ रही होती। ठीक है। लेकिन यही पेरेंट कंपनी जब कंसोलिडेटेड बुक बना रही होगी तो वो क्या करेगी, वो कहेगी कि मैंने गुडविल खरीदी है, गुडविल डेबिट करो अपने पास। 60 रुपए, मैंने 60 रुपए की गुडविल खरीदी है और नेट एसेट्स मैंने खरीदे हैं कितने के, नेट एसेट्स खरीदे हैं 680 रुपए के, और मेरे पास से पैसे गए हैं 740 रुपए। तो गुडविल की कहानी समझ आई? जी सर। थोड़ी बहुत गुडविल की कहानी समझ आई? जी सर, आगे है सारी। तो इससे हमें कंक्लूजन ये मिला कि हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस जो होती है, वो उसके सारे एसेट्स किताबों में कितने के नजर आ रहे हैं, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस करने के बाद किताबों में पूरे के बिजनेस की बुक वैल्यू ये आ रही है। अब जितने की भी बुक वैल्यू आ रही हो, हम एसेट को बेचने जाए तो बाज़ टाइम मार्केट बहुत अच्छी जा रही होती है, तो मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा हो सकती है, तो मार्केट में हम बेचने के कम भी हो सकती है, वो भी पढ़ लेंगे हम। तो वो 680 रुपए की बिकी 500 वाली चीज, 680 रुपए की। फिर एक बंदा आया, उसने कहा कि आपका तो ब्रांड नेम भी है, आपका नाम इतना चलता है, आपके नाम के ऊपर ना मैं आपको 60 रुपए और देता हूँ। तो हम कहेंगे कि हमें 60 रुपए मिले गुडविल की मद में, या हमने 60 रुपए गुडविल की मद में दिए, नेट एसेट्स खरीदे 680 रुपए के, और हमारी जेब से टोटल गए हैं 740। लेकिन अपनी सेपरेट इंडिविजुअल बुक्स के अंदर हम क्या एंट्री करेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट की है 740 की और कैश क्रेडिट हुआ 740। तो यहाँ से पता लगा कि गुडविल आपकी कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, कंसोलिडेटेड बुक्स में रिकॉर्ड होती है। अब अपने सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये तो गुडविल की थोड़ी हाव नाव थी, अगर समझ आई है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सवाल में तो अभी यूज कर ही लेंगे ना इसको। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लिख देता हूँ, आज की जो कंक्लूजन है वो आपने ये लिख लेना है कि जो हमारी गुडविल होती है वो बराबर होती है कि बिजनेस की जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि हमने बिजनेस कितने का खरीदा है, उसमें से हम फेयर वैल्यू माइनस कर देते हैं आइडेंटिफाइबल एसेट्स की। मतलब कि जो हमारे एसेट्स नजर आ रहे हैं किताबों में, साथ में लिख लो ना, हमने बिजनेस खरीदा था कितने का, 740 रुपए का, और हम उसको मार्केट में जब बेचने जा रहे थे जितने भी, वो 680 था, तो ये गुडविल हमारे पास आ गई थी 60 की। ये लिख लेना अपने पास, ठीक है।
सवाल कंटिन्यू करूं आगे? सवाल कंटिन्यू करूं? सुन रहे हो आप मुझे?